नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके सीटेट, यूपीटेट, एसटेट या हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अधिक से अधिक साथियों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो सीधे हम लोग चलते हैं प्रश्न के क्रम में। तो आज का पहला प्रश्न, सही गलत वाले प्रश्न मूल्यांकन का सही मानदंड नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि इसमें छात्रों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। दूसरा विकल्प, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि पढ़ाई जा सकती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो आपका प्रश्न कह रहा है कि सही गलत प्रश्न मूल्यांकन का सही मानदंड नहीं प्रदान कर सकते, क्यों? इसके विकल्प में, तो इसमें तीनों विकल्प ऊपर के, अर्थात इसमें छात्रों द्वारा अंदाजा लगाकर उत्तर देने की संभावना 50% होती है। ये कथन अपने में सही है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। ये विकल्प भी मानदंड को सही रूप में नहीं प्रस्तुत करता। इसमें नकल करके वास्तविक उपलब्धि पढ़ाई जा सकती है, यह भी प्रश्न के क्रम में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला विकल्प, दूसरा और तीसरा सभी विकल्प सही मानदंड नहीं प्रदान कर पाते। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? उपरोक्त सभी, अर्थात चौथा विकल्प। यहां एक चीज और आपसे बता दें कि जब हम प्रश्न की बात करते हैं, तो ये सही या गलत, जब प्रश्न के क्रम में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वास्तव में देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दो खंडों में विभाजित होता है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के दो प्रकार होते हैं। एक आपका पूर्ति प्रश्न होता है और दूसरा चयन प्रश्न होता है। तो आपका सही गलत, ट्रू फॉल्स या यस नो का जो होता है, वो चयन प्रश्न का, यानी ट्रू फॉल्स जो है वो चयन प्रश्न का एक खंड है। और इसके भी बहुत सारे खंड हैं। एक आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस का बहुविकल्पी आता है, एमसी का रूप आता है। एक आपका मैचिंग क्वेश्चंस का आता है, मिलान करने का। और एक आपका आता है क्लासिफाइड क्वेश्चंस, वर्गीकृत प्रश्न का। तो ये सभी आपके चयन प्रश्न के अंतर्गत जाते हैं। और पूर्ति प्रश्न की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ एक दो खंड होता है। एक प्रत्यास्मरण प्रश्न, जिसे हम आप अति लघु उत्तरी कहते हैं, और दूसरा रिक्त पूर्ति होता है। तो यहाँ पर पूर्ति प्रश्न के दो और चयन के प्रमुख रूप से चार खंड होते हैं, और पूर्ति के दो खंड। और प्रश्न आता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार का होता है? तो वस्तुनिष्ठ में दो प्रकार, कौन कौन से? एक पूर्ति प्रश्न और दूसरा चयन प्रश्न। दूसरा प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक में आपको विशेषता दिया गया है और दूसरे में व्यक्तित्व का प्रकार दिया गया है। तो पहला, नेतृत्व राजनीतिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति वाला, चिंतित स्वभाव वाला, जिस व्यक्ति के गुण न तो अधिक तीव्र हो न एकांगी। और चौथा है आवश्यकतानुसार अपने विचारों में परिवर्तन कर लेने वाला। और व्यक्तित्व बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी और बहिर्मुखी। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब व्यक्ति में नेतृत्व, राजनीतिक और सामाजिक प्रवृत्ति होती है, तो वह बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। यानी पहले ए का पहला आएगा। और चिंतित स्वभाव वाला व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, इसका दूसरा विकल्प बनेगा। जिस व्यक्ति के गुण न तो अधिक तीव्र हो न एकांगी हो, तो वह उभयमुखी होगा, अर्थात तीसरा विकल्प बनेगा। और आवश्यकतानुसार अपने विचारों में जो परिवर्तन कर लेने वाला व्यक्ति होता है, वह बहिर्मुखी होता है। तो यह चौथा विकल्प, अर्थात एक दो तीन चार जिसमें होगा, तो एक दो तीन चार, अर्थात तीसरा विकल्प जो होगा, यही क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा।
और यहाँ ये भी चर्चा कर दें बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी, ये सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, यहां से भी आपका प्रश्न बनता है, इस पर सामाजिक दृष्टिकोण पर व्यक्तित्व के प्रकार बताया है। व्यक्तित्व के प्रकार किसने? मनोवैज्ञानिक जुंग महोदय ने इन्होंने किया। और इसका आधार क्या लिया? इन्होंने सामाजिक अंतरक्रिया किस पर किया है? सामाजिक अंतरक्रिया को आधार बनाकर सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 3 प्रकार की बात की थी। कौन कौन से? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। अगला प्रश्न तीसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जरा सा हम समझ लें कि जैसे हम पहले शिक्षण प्रक्रिया की बात करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में 3 पोल आपके होते हैं जिसकी चर्चा किसने किया? जॉन डीवी ने एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की है। तो पहला कंटेंट होता है। पहला खंड क्या है? पहला खंड आपका कंटेंट है, दूसरा टीचर और तीसरा स्कॉलर। तो यहाँ टीचर और स्कॉलर के मध्य क्या होता है? इनके मध्य अंतःक्रिया होती है। इनके मध्य क्या होती है? अंतःक्रिया। और इसके लिए कंटेंट क्या होता है? मीडिएशन का काम करता है। इसके साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड्स हैं ये कह दें या हम ये कह दें कि जो शिक्षण नीति है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, वह माध्यम प्रोवाइड करती है। और शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक परिस्थिति का निर्माण होता है, एक एनवायरनमेंट या सिचुएशन क्रिएट होती है। और यही सिचुएशन क्या कराती है? यही सिचुएशन बच्चों में अधिगम कराती है। तो यह पूरी, और जब हम अधिगम की बात करते हैं इसको इस तरह से समझें कि अधिगम के लिए क्या होना चाहिए? अगर हम अधिगम प्रोसेस, यहाँ 2 चीजें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को भी देख लें। अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है कि आपके लिए एक प्रेरक का होना आवश्यक है, या यूं कह दें कि उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए? आवश्यकता की बात करते हैं। तो उसके लिए ये जो होगा ये क्या करेगा? ये लक्ष्य की बात करता है, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और जब वह प्रयास करता है तो यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम प्रक्रिया। तो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होता है। क्यों? इसके लिए पहला विकल्प आपका उत्तर होगा कि बच्चों की विकास दर क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है और ये भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। हम आप विकास के सिद्धांत की बात करते हैं। सामान्य सिद्धांत जो है उसमें भी व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या यूं कह दें कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। यानी हर बच्चे में सीखने की गति क्या होती है, या उसके विकास की गति अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो हावर्ड गार्डनर महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया, उनके बुद्धि का सिद्धांत जो है वह बहुबुद्धि का सिद्धांत है। इनके सिद्धांत, अब इसमें उन्होंने ये बताया था गार्डनर महोदय ने कि बुद्धि क्या होती है? यह एक प्रकारी न होकर, एक प्रकारी न होकर बल्कि क्या होती है? यह बहुप्रकारी होती है। और यहां पर इन्होंने 1983 में अपने इस सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि, या यूं कह दें कि बुद्धि के 7 स्वरूपों की चर्चा की थी।
और आगे चलकर अपने अध्ययनों से 1998 और 99 में इन्होंने तीन और स्वरूप की क्या किया, तीन और स्वरूपों को इन्होंने ऐड किया और अब यहां पर 10 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख या 10 स्वरूप, बुद्धि के 10 स्वरूप का उल्लेख किया। तो यहां इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताओं की बात की। तो आपका चौथा विकल्प क्या होगा, चौथा विकल्प आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्न के द्वारा समर्थित, यानी इन सिद्धांतों में या मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों में किसी एक के अलावा अन्य के द्वारा समर्थन मिला या समर्थित किया गया। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत यह बहु प्रकार की बात करता है, यह बहु प्रकारी बुद्धि की बात करता है, तो यह व्यापकता को परिलक्षित करता है, यह इससे संबंधित है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत की बात हम करते हैं, तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो होता है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भी इसको समर्थित करता है। जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत जो है वह वास्तव में किससे संबंधित है, वह संक्रियाओं से संबंधित है, ऑपरेशन से संबंधित है, तो यह इसको समर्थित नहीं करता। और एल थर्स्टन की बात हम करते हैं प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का, तो इसमें भी इन्होंने प्रारंभ में 6 प्राथमिक मानसिक योग्यता और आगे चलकर इन्होंने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात की, जो तत्व विश्लेषण नामक सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग कर इन्होंने व्यक्ति के अंदर मानसिक योग्यताओं का पता किया, तो यह भी उसका समर्थन करती है। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा कि जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत व्यापक शब्द के द्वारा समर्थित नहीं है। आपको लगता है, प्रश्न संख्या 6, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सीखने हेतु लेंगे। तो यहाँ जो आपका प्रश्न कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ जो आपका प्रश्न है कि यहाँ इसका उत्तर होगा कि तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को सिखाने हेतु लेंगे, यही आपका आंसर होगा। यदि आप वाइगोत्स्की के सिद्धांत को देखेंगे तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भी इन्होंने पियर्स की बात की है, और पियर्स ग्रुप की जो बात इन्होंने की उसमें तेज यानी अधिक जानने वाले से कम जानने वाले को सहायता देना, बड़ों से छोटों को सहायता देना, तो यहां पर आपका उत्तर यही होगा, चौथा विकल्प। प्रश्न संख्या 7, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या व्यवहार संबंधी विकार से? तो डिसलेक्सिया जो होती है वह किससे संबंधित है? वह पठन विकार से संबंधित है, अर्थात पढ़ने में बच्चों को, पढ़ने में क्या होती है, पढ़ने में समस्या होती है। और तीसरा विकल्प क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8, शारीरिक रूप से अक्षम बालक निम्न में से किस प्रकार के नहीं होते? लंगड़े, लूले या पोलियोग्रस्त, जड़ बुद्धि वाले, या ये सभी? तो शारीरिक रूप से जब हम अक्षम की बात करते हैं तो लंगड़े या लूले अथवा पोलियोग्रस्त ये शारीरिक रूप से अक्षम बालक की श्रेणी में आते हैं, किंतु जड़ बुद्धि वाला बालक क्या होता है, यह इसके अंतर्गत नहीं आता। तो तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। जड़ बुद्धि की पता हम किस पर करते हैं, हम बुद्धि लब्धांक के ऊपर करते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर हम करते हैं कि जड़ बुद्धि वाला बालक क्या है, तो वह शारीरिक रूप से अक्षम बालक की श्रेणी में नहीं आएगा।
प्रश्न संख्या 9, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ प्रश्न है आपका, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता यानी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? तो इसमें आपका उत्तर दूसरा विकल्प होगा कि बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ये दूसरा विकल्प हमारा उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10, कक्षा शिक्षण के दौरान छात्र प्रश्न पूछते और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस विधि से अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, वह बढ़ता है, छात्र को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है या उपरोक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण के दौरान जब छात्र प्रश्न पूछता है और प्रश्नों का उत्तर देता है, तो इससे शिक्षक को भी ये पता चलता है कि हमारा छात्र, हमारा स्कॉलर पाठ को कहाँ तक समझ रहा है और कितना समझ रहा है, तो उसे पाठ को आगे ले जाने में जो है वो सहायता मिलती है। तो पहला विकल्प इससे संबंधित है। छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, स्वाभाविक है कि छात्र का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, उसका विल पावर बढ़ता है, यह विकल्प भी सही है। छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है। एक तरह से बच्चे भी इस उसमें ट्रेंड होते हैं कि हमको किस तरह के प्रश्न किस परिस्थिति में पूछना चाहिए। तो अर्थात उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में किशोर प्रायः चिड़चिड़ा हो जाता है। आपके विचार में इसका मुख्य कारण? उसकी गिनती न छोटों में न बड़ों में होती है, उसकी प्रवृत्ति पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की होती है, उसकी शारीरिक संरचना असंतुलित प्रतीत होने लगती है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ किशोरावस्था में किशोर चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसकी गिनती न छोटों में होती है न बड़ों में होती है, ये भी सही। क्योंकि जब हम किसकी बात करते हैं, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था देखा जाए तो यह क्या होता है, यह संधिकाल होता है। किशोरावस्था संधिकाल किनके बीच का? आपके युवावस्था या प्रौढ़ावस्था और दूसरी तरफ आपका बाल्यावस्था। इन दोनों अवस्थाओं के मध्य का ये क्या है, संधिकाल है। और यहाँ पर बच्चे को न किशोर समझा जाता है और न ही उसे प्रौढ़ समझा जाता है। तो यहाँ पर उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है। यह विकल्प आपके इसका कारण है, बन सकता है। दूसरा विकल्प, उसकी प्रवृत्ति पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की होती है, बिल्कुल सही। वह स्वतंत्रता का भाव किशोरों में होता है, यह इसकी विशेषता है, यह विकल्प भी है। और इसकी शारीरिक संरचना असंतुलित प्रतीत होने लगती है। तो यहाँ पर उसके विभिन्न शारीरिक परिवर्तन, यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, जिसके कारण उसमें सामवेगिक अस्थिरता भी आती है या सामवेगिक परिवर्तन का रूप भी आता है और बालक क्या होता है, चिड़चिड़ा होता है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, यानी सभी इसके कारण बालक के या किशोर के चिड़चिड़े होने का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 12, शिक्षार्थी फैशन शो देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम या सामान्यीकरण। तो इसे क्या कहा जाएगा कि फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण, उसके इमिटेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह सोशल लर्निंग की बात करेंगे, सामाजिक अधिगम, और तीसरा विकल्प हमारा आंसर होगा। बंडूरा का सिद्धांत सामाजिक अधिगम का, जिसमें उन्होंने किस पर कार्य किया था, बेबोडॉल पर। इन्होंने बेबोडॉल के ऊपर कार्य किया था और ये बताया था कि जब बच्चे को विभिन्न डॉल के एक कमरे में बंद किया जाता है जहां विभिन्न प्रकार की डाल होती हैं, बच्चों को पिक्चर दिखाया जाता है कि बच्चा
कमरे में जाता है, अलग अलग प्रवृत्ति दिखाता है और उसके आधार पर फिर बाहर जब उसकी प्रतिक्रिया ली जाती है, यानी उसकी अनुक्रिया विभिन्न परिस्थितियों में, तो उस आधार पर इन्होंने इमिटेशन या अनुकरण को सामाजिक अधिगम का आधार बताया। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा? सामाजिक अधिगम। प्रश्न संख्या 13, कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक थे पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या इन सभी के? तो कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? इनके प्रतिपादक स्किनर महोदय हैं। कार्यात्मक अनुबंधन को हम आप ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसी को ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो यहां स्किनर महोदय का है। अब यहां पर पावलोव महोदय ने जो दिया था, इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन दिया था और थॉर्नडाइक महोदय ने एसआर बॉन्ड की बात की थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड, या इनका सिद्धांत प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है, या संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहां आपका आंसर क्या होगा? स्किनर। फिर जिसे हम आप किस नाम से भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं। इसी को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन, और इसी को साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं, साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो स्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता था। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, या अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत? तो ये आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जिस पर उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। और यहां पर ये कह रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। तो यानी जो स्वाभाविक उद्दीपक है वह आपका यूसीएस है, जो क्या था? इनके प्रयोग में भोजन था। इसके देने पर वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता है, जिसे यूसीआर कहते हैं, लार का आना। और फिर ये पहले खंड में, दूसरे फेज में ये यूसीएस यानी भोजन और साथ में कंडीशनिंग स्टिमुलस जो इनके प्रयोग में घंटी थी, इसे साथ देते हैं, तो भी कुत्ते के द्वारा लार का स्राव होता है, जो क्या होता है? यूसीआर यानी अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है। और तीसरे में कई प्रयासों के बाद खाली सीएस यानी घंटी की आवाज पर ही कुत्ते की लार निकलता है, जो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स होता है। और यही प्रयोग किया था इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और किसने दिया था? पावलोव महोदय ने। और आज के अंतिम प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसे एस आकारीय शिक्षण वक्र की विशेषता कहा जाएगा? प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण गति में तीव्रता और फिर बाद के प्रयासों में मंदता, प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण गति में मंदता और फिर बाद के प्रयासों में तीव्रता, प्रारंभिक प्रयासों में शिक्षण गति में मंदता, फिर बाद के प्रयासों में तीव्रता और अंतिम कुछ प्रयासों में मंदता, प्रारंभ से अंत तक के प्रयासों में शिक्षण गति का लगभग समान होना। अब यहाँ चारों विकल्प को देखें। प्रारंभिक प्रयासों में तीव्रता और बाद के प्रयासों में मंदता, तो जो आपका वक्र बनेगा, प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद, इसमें प्रारंभ में मंद और बाद में तीव्र, ये आपका बनेगा। और तीसरा वक्र जो बनेगा, प्रारंभ में मंद, बीच में तीव्र और बाद में मंद, तो यही आपका एस शेप कर्व की बात करता है। तो यही तीसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर। चौथे को भी देख लें, तो ये क्या है? एक सीध में चलना, तो ये सरल रेखी या त्वरण वक्र कहलाता है। और ऊपर के दोनों, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स कर्व कहलाएगा। तो यहाँ उत्तर हमारा क्या होगा? तीसरा विकल्प। तो इस तरह हम पुनः कल प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलेंगे और आपके
लिए फिर सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न खंडों को लेकर चलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।